ईरान अपने न्यूक्लियर बमों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका और इसराइल खामोश क्यों हैं? कैटो यूनिवर्सिटी टेवट के सीनियर फेलो और यूनिवर्सिटी टेवट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के चेयरमैन रिचर्ड डब्ल्यू रहन का कहना है कि मुमकिन तौर पर ईरान के पास 5 न्यूक्लियर बम हैं और मई तक उनकी तादाद 1 दर्जन तक हो सकती है। अमरीकी खबर रसां इदारे वॉशिंगटन टाइम्स में लिखे गए अपने आर्टिकल में रिचर्ड ने लिखा कि गुज़श्ता अक्टूबर के अवाइल में इंटेलिजेंस अंदाजों में ये दावा किया गया था कि ईरान के पास एक हफ्ते के अंदर एक बम बनाने के लिए और 6 हफ्तों के अंदर 5 न्यूक्लियर बमों के लिए काफ़ी अफज़ूदा हथियारों के दर्जे का यूरेनियम हो सकता है। इन तखमीनों को 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अगर ईरान के पास बम है तो प्रेस में इसका जिक्र क्यों नहीं? रिचर्ड का कहना है कि ईरानी शायद इस वक्त तक न्यूक्लियर बम पास होने का दावा नहीं करना चाहेंगे जब तक कि उनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन या इससे ज़्यादा ऑपरेशनल बम मौजूद न हों। इन्होंने कहा कि एक बम का ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसे ढूंढने और तबाह करने के लिए काफ़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन ज़्यादा मकामात पर ज़्यादा बम इस तबाही की कोशिश को अगर तकरीबन नामुमकिन नहीं तो पेचीदा ज़रूर बना देते हैं। रिचर्ड का कहना है कि बाइडेन इंतज़ामिया को ईरानी बमों के वजूद को छुपाने या जाहिर न करने के लिए एक मजबूत वजह हासिल है, क्योंकि सदर बाइडेन की जानिब से कई बरसों के दौरान ईरानियों को न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त न देने के बार बार वादे किए गए थे। बाराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते वक्त उसी तरह के वादे किए थे। अगर बाइडेन इंतज़ामिया ईरानी बम की मौजूदगी को तस्लीम करती है तो सदर पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला जाएगा। रिचर्ड के मुताबिक इसराइलियों ने भी यह किया है कि वो ईरान को बम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी सादा सी वजह यह है कि अगर ईरान के पास बहुत से एटमी बम हैं तो इसका मतलब इसराइल का खात्मा हो सकता है। रिचर्ड का कहना है कि क़ब्ल अज़ीं ये फ़र्ज़ किया गया था कि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि ईरानी बम के मुकम्मल होने से पहले ही इसके बारे में खबरदार कर सकती है और इसे तबाह किया जा सकता है। इसराइल और अमेरिका माजी में प्रोडक्शन और रिसर्च की सहूलियात को तबाह करके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सबोताज करके और कलीदी साइंसदानों को कत्ल करके ईरानी बम प्रोग्राम में ताख़ीर करने में कामयाब रहे थे। ईरानियों ने यकीनन उन साबिका नुकसानात से सबक सीखा है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि उनकी साबिका कमज़ोरियाँ कम हों। अब ये सवाल ये है कि मोसाद इसराइली इंटेलिजेंस कितनी काबिल है, जबकि उसे 7 अक्टूबर के हमास हमले की पेशगोई करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसराइली मौजूदा हालत जंग में फंसे हुए हैं और उनके पास ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं, इसलिए इसराइलियों के पास ईरानी न्यूक्लियर बम का ऐलान करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। मीडिया अक्सर वेपन ग्रेड यूरेनियम की मिक़दार का हवाला बमों की तादाद की प्रॉक्सी के तौर पर देता है। न्यूक्लियर बम कई साइज़ में तैयार किए जाते हैं। कोई मुल्क अहदाफ और मकासद के लिहाज से बड़ी तादाद में कम ताकतवर बम या कम तादाद में ज़्यादा ताकतवर बम बना सकता है। जापान के हिरोशिमा को तबाह करने लायक जौहरी बम सिर्फ 16 किलो 35 पाउंड इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। बड़े बम के लिए ज़्यादा और छोटे के लिए ये मिक़दार कम होती है। एक न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ अफज़ूदा यूरेनियम से कहीं ज़्यादा चीज़ों और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि इसे ज़रूरी धाती शक्लों में ढाला जा सके। यूरेनियम को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला बनाने के लिए एक ताकतवर रिवायती धमाकाखेज़ मवाद और अलीकटरूनक मुतहर्रिक आलात की भी ज़रूरत है ताकि ये सब कुछ सेकंड के एक हिस्से में हो सके। एक न्यूक्लियर बम की इंजीनियरिंग के लिए आला सतह की महारत की ज़रूरत होती है, लेकिन अमरीकी इंजीनियर्स 1945 में ऐसा करने में कामयाब हो गए थे और ज़रूरी मालूमात गुज़श्ता 80 सालों में 7 मारूफ न्यूक्लियर रियासतों से लीक हो चुकी हैं। ईरानियों के पास अव्वल दर्जे के तबीयत दान और इंजीनियर हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो काफ़ी वक्त और वसाइल के साथ इस काम को पूरा कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए सिर्फ बम बना लेना काफ़ी नहीं बल्कि इन्हें डिलीवरी के लिए तैयार भी करना होता। एक खाम बम शायद एक छोटे ट्रक में शहर के मरकज़ में स्मगल किया जा सकता है। एक बम जहाज़ या आबदोज़ में छुपाया जा सकता है। एक ऐसा बम जिसे मिसाइल में डाला जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है और ऐन जगह पर धमाका किया जा सकता है। उसके लिए इंजीनियरिंग की ज़्यादा महारत होती है, लेकिन उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो ईरानी महारत से बाहर हो। रिचर्ड का कहना है कि हमारे ख्याल में जो कुछ हम जानते हैं इसके पेश नज़र ये मुमकिन है कि मई तक ईरानियों के पास 1 दर्जन से ज़्यादा ऑपरेटिव बम होंगे। उस वक्त बड़े आराम से दुनिया के सामने इसका ऐलान कर सकते हैं और शायद इस बात को साबित करने के लिए ज़मीन के अंदर धमाका भी करें।
रिचर्ड का कहना है कि ईरानी यकीनी तौर पर जो बाइडन के सदारती दौर में ही अपने बम का ऐलान करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें बाइडन की कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का इल्म है। वो ट्रंप के इक़्तिदार में आने का इंतजार नहीं करेंगे। एक मुल्क को बल्ला इश्तियाल हमले से महफूज महसूस करने के लिए कितने बमों की ज़रूरत होती है? ईरान और दीगर तमाम एटमी ताकतें इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर हर माह मज़ीद बम बना रही हैं। अमरीका और रूस में उसे तजदीदकारी कहा जा रहा है। अगर अब से 2 साल बाद दोनों इसराइल, जिसके पास कई दहाइयों से न्यूक्लियर ज़ख़ीरा मौजूद है, और ईरान एक दूसरे को तबाह करने के लिए काफ़ी बम रखने की सलाहियत रखते हैं, तो इस सूरत हाल का तसव्वुर करना मुमकिन है जैसा कि सर्द जंग के दौरान अमरीका और रूस के दरमियान पैदा हुई थी। नून के मुनहरिफ रहनुमा मफता इस्माइल ने कहा है कि नून लीग से मुआशी सूरत हाल को समझने वाले लोग चले गए। शाहिद खाकान मरियम नवाज के हटाने से पहले साइड पर हो गए। सोशल मीडिया पर दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी छोड़ने से मुतालिक इंकिशाफात किए। इन्होंने कहा कि शाहिद खाकान पहले ही नवाज शरीफ को बता चुके थे कि जब पार्टी मरियम नवाज के हवाले होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। मफता इस्माइल का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो भी जब आई थी तो जितने अंकल थे इन्हें हटा दिया गया था। यही वजह है कि उससे पहले मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को हटाती, वो खुद ही साइड पर हो गए और पार्टी छोड़ दी। इन्होंने कहा कि शाहिद खाकान के तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि हुकूमत ना लो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराकर इलेक्शन में चले जा, लेकिन जब आपने हुकूमत ले ली तो खाली ना बैठो, फिर काम करो। इलेक्शन में किसी मकसद के साथ अतरू बना मकसद के इलेक्शन में उतरने का नतीजा सबने देख लिया। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि इनकी और शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी सोच एक जैसी है और वो साथ होते हैं। अगर साबिक वजीर आज़म खाकान अब्बासी पार्टी नहीं छोड़ते तो मरियम नवाज इन्हें निकाल बाहर करती। मफता इस्माइल ने कहा कि नून लीग से वो लोग चले गए जिनको मईशत के हवाले से चीज़ों का ज़्यादा इदराक था। नई हुकूमत को सबसे पहले तो IMF के पास जाना होगा। मार्च में IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के सामने उस वक्त कई शाहराहें हैं। गलत सड़क पकड़ना बहुत आसान है, एक ही सिरात मुस्तकीम है, वो ये है कि IMF से मुआहदा करें और महंगाई कम करें। आज इस पर काम शुरू करेंगे तो 10-15 साल बाद उसका नतीजा मिलेगा। एप्पल की जानिब से हिदायत की गई हैं। एंड्रॉयड और आईफोन सारिफीन अक्सर इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि कहीं उनका फ़ोन पानी में गिर जाए और ख़राब ना हो जाए। ताहम अब आईफोन के लिए एप्पल सपोर्ट की जानिब से ख़ास हिदायत जारी की गई हैं। अमरीकी मोबाइल फ़ोन कंपनी आईफोन की जानिब से अपने सारिफीन को वाज़ेह तौर पर ख़बरदार किया गया है कि पानी में भीग जाने वाले फ़ोन को सारिफ चावलों के दरमियान न रखें। आमतौर पर जब कभी मोबाइल फ़ोन पानी में गिर जाता है तो उसे सिखाने के लिए एक लोकल तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिसके तहत मोबाइल फ़ोन को चावलों के दरमियान रख दिया जाता है। कई घंटों तक रहने के बाद चावलों के दरमियान रहने वाले फ़ोन में से पानी सूख जाता है। ताहम अब एप्पल सपोर्ट की जानिब से दस्तावेज़ात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक अगर सारिफ का मोबाइल फ़ोन पानी में भीग चुका है तो उसे चावलों में डालने के बजाय फ़ोन सीधा थाम लें। इस तरह थामें कि उसका कनेक्टर नीचे की तरफ हो। इसके बाद फ़ोन में मौजूद इजाफी पानी निकल जाएगा, जिसके बाद आप अपना फ़ोन किसी खुश्क मकाम रख दें और 30 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। जब कभी आईफोन मोबाइल में पानी दाखिल होता है तो बेटोर अलर्ट वाटर डिटेक्शन स्क्रीन पर नमूदार हो जाता है, जबकि तनबीह भी कि गीले मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब चावलों में फ़ोन न रखने की वजह बताते हुए कंपनी का कहना था कि यह अमल गैर मौसर है और तलकीन की फ़ोन्स को चावलों में न रखें। सिख लड़की का इस्लामी नाम ज़ैनब रखा गया है। लाहौर, भारतीय नजात जर्मन सिख लड़की ने सियालकोट के नौजवान से पसंद की शादी कर ली। निकाह से कब्ल सिख लड़की ने जामिया हनफिया सियालकोट में सीनियर पार्लियामेंटेरियन हाफिज साहिबजा हामिद रजा के हाथ में इस्लाम कबूल किया। सिख लड़की का इस्लामी नाम ज़ैनब रखा गया है। भारतीय नजात सिख लड़की जसप्रीत कौर ने अली अरसलान नामी नौजवान से शादी की है। जामिया हनफिया सियालकोट की तरफ से जारी किए गए कबूल इस्लाम के सर्टिफिकेट के मुताबिक जसप्रीत कौर का इस्लामी नाम ज़ैनब रखा गया है। लड़की लुधियाना, भारतीय पंजाब की रहायशी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को हासिल होने वाली तफसीलात के मुताबिक जसप्रीत कौर जनवरी 16 को मजहबी यात्रा के लिए पाकिस्तान आई थी। इसे अप्रैल 15 तक सिंगल एंट्री वीज़ा जारी किया गया है। जसप्रीत कौर के पास भारतीय पासपोर्ट है जो उसने म्यूनिख जर्मनी में हासिल किया। इस हवाले से जामिया हनफिया के मुंतज़िमीन ने बताया कि सिख लड़की के वालिदैन भारतीय हैं लेकिन जर्मनी में रह रही है। जसप्रीत कौर भी म्यूनिख जर्मनी में ही रहाइश पजीर है। नौमसलम ज़ैनब और आना के शौहर अली अरसलान के मुतलिक बताया गया है कि दोनों की बैरून मुल्की दोस्ती हुई, जिसके बाद अली अरसलान ने जसप्रीत कौर को पाकिस्तान आने की दावत दी थी।
साइंसदानों ने टच स्क्रीन स्वैप करते वक्त पैदा होने वाली आवाज़ से उंगलियों के निशान दोबारा बनाने का तरीकाकार दरियाफ्त कर लिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और चीन की सिंघू यूनिवर्सिटी, वुहान यूनिवर्सिटी और हाओज़ोंग यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की टीम की जानिब से की जाने वाली इस दरियाफ्त के स्मार्टफोन से लेकर दरवाज़ों तक में इस्तेमाल होने वाले बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम पर वाज़ेह असरात मुरतब हो सकते हैं। प्रिंट लिसनर नामी ये तकनीक स्क्रीन को स्वैप करने की सूरत में पैदा होने वाले सौती सिग्नल की मदद से उंगलियों के निशान को दोबारा बनाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक हैकर्स स्मार्टफोन का माइक इस्तेमाल करते हुए ये आवाज़ रिकॉर्ड करके अपने हदफ के उंगलियों के निशान चुरा सकते हैं। तहकीकी मकाले में पेश की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फिंगरप्रिंट का इफ्शा होना, हसास मालूमात के चोरी होने, बड़े मुआशी और ज़ाती नुकसानात होने, जबकि बाज़ औक़ात कौमी सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरात का सबब बन सकता है। प्रिंट लिसनर के हमला करने का तरीका इंतहाई वसी और खुफिया है। इसको सारिफिन की उंगलियों के स्क्रीन पर रगड़ने की सूरत पैदा होने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है और इसको मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन जुज़वी तौर पर उंगलियों के निशान 100 में 27.9 बार जबकि मुकम्मल तौर पर 9.3 बार दोबारा बनाने में कामयाब हुए। ललिता ललित बनी और फिर ललित बाप बन गया। एक बेटी बेटा बनी और वो एक बेटे का बाप बन गया। ये कहते हुए ललित साल्वे की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो इंडियन रियासत महाराष्ट्र के शहर बैर के रहायशी हैं। ललित और इनकी बीवी सीमा ने जनवरी में एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन ललित के लिए ये सफ़र किसी जद्दोजहद से कम ना था। सना 2020 तक ललित साल्वे ललिता के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही ललिता को लगता था कि इसके जिस्म में कुछ गड़बड़ है। ललिता को जब अपने जिनसी अज़ा के करीब उल्टी महसूस हुई तो इन्होंने उसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रुजू किया। इन्हें डॉक्टर ने बताया कि वो जिनसी तौर पर औरत नहीं बल्कि मर्द हैं। सना 2018 से सना 2020 के दरमियान उनकी कल 3 सर्जरियां हुई और इसके बाद ललिता को ललित साल्वे के नाम से एक नई शनाख्त मिल गई। फिर सना 2020 में ललित ने बेटी यूआरए मर्द शादी कर ली। ललित कहते हैं कि जब इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आया वो शादी कर सकते हैं तो उनको जवाब मिला कि अगर आप फिट महसूस करते हैं तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद ललित ने शादी करने का फैसला किया। फरवरी 2020 में ललित ने संभाजी नगर की एक नौजवान खातून सीमा बनसूदे से शादी कर ली, लेकिन ये फैसला उनके लिए इतना आसान न था। ललित कहते हैं कि लोग उन पर हंसा करते थे। लोग कहते थे उसे लड़की कौन देगा, कौन इससे शादी करेगा। ललित कहते हैं जब उनकी शादी हो गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे नहीं होंगे। शादी के 3 साल बाद ललित और इनकी बीवी सीमा ने बच्चा पैदा करने का फैसला किया। जब ललित को अपनी बीवी के हमल के बारे में मालूम हुआ तो उनके जज्बात क्या थे। ललित कहते हैं कि वो हसासात अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी हामिला है तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने अपनी मां को फ़ोन किया और इन्हें बताया, लेकिन अक्सर जोड़ों की तरह ललित और ललिता ने भी लोगों को इस बारे में न बताने का फैसला किया। ललित के रिश्तेदारों और जानने वालों को सीमा के हमल के बारे में उस वक्त पता चला जब इन्होंने डोहले जीवन की तकरीब रखी। डोहले जीवन के मानी हामिला औरत की ख्वाहिशात होते हैं। ये मीरूतीय समाज में हमल के 7वें महीने के दौरान की जाने वाली एक तकरीब है जिसमें मां बनने वाली खातून को सर से पांव तक फूलों में सजाया जाता है। जब उनसे लोगों के रद्दअमल का पूछा गया तो ललित का कहना था कि लोगों को हैरत होती थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। लोग फ़ोन पर पूछते थे कि वो तुमने खाने की दावत इसलिए रखी कि तुम्हारी बीवी हामिला है। कुछ कहते कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। एक लड़की को बेटा तो हो सकता है लेकिन वो बाप कैसे बन सकता है। 15 जनवरी 2024 को ललित और सीमा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। ललित आज भी जब इस दिन को याद करते हैं तो डर जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया। मैं कांपती हुई टांगों के साथ अंदर चला गया। अंदर बच्चे पर कपड़ा डला हुआ था और वो रो रहा था। डॉक्टर ने कपड़ा हटाया और कहा कि तुम्हारा एक खूबसूरत बेटा हुआ है। मैंने डॉक्टर से मुसाफिहा किया। ललित का इसरार है कि इन्होंने बच्चे की पैदाइश के लिए टेस्ट ट्यूब या IVF जैसी किसी टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली, लेकिन ललित साल्वे का बाप बनना कैसे किसी दूसरे मर्द के बाप बनने से मुख्तलिफ है। ललित कहते हैं फ़र्क इस बात का है कि इस मर्द का कोई वजूद नहीं था। ये वाज़ेह नहीं था कि आया वो औरत है या मर्द। ऐसे शख्स ने अपना वजूद पैदा किया, अपनी दुनिया बनाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। ललित सना 2010 से पुलिस में बेटी यूआरए कांस्टेबल पर काम कर रहे हैं। फिलहाल वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में तैनात हैं। उनके अपने बेटे के लिए कुछ ख्वाब हैं। मेरा सफ़र तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब हमें इसका मुस्तकबिल बनाना है। अभी ये एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं अपने बेटे को इंटरार्ट IPS ऑफिसर बनाऊं। ललित अब दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं।
लोग उनसे जिन्स की दोबारा तफवीज़ की सर्जरी के बारे में पूछते हैं। उनसे मालूमात लेने वालों का ताल्लुक बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात से है। इस बारे में ललित कहते हैं कि मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या मसला दरपेश है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपकी तरह करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो ये क्यों करना चाहते हैं। क्या इन वालिदैन को इस बारे में मालूम है? क्या इन्होंने डॉक्टर को दिखाया? ललित कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोगों की मदद की कोशिश करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया इन्हें वाकई तफवीज़ जिन्स की सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, और वो इन्हें डॉक्टर से बात करने का मशवरा देते हैं। लेकिन ललित से हर तरह के लोग मदद के लिए रुजू करते हैं। इसकी वो एक मिसाल पेश करते हैं। वो बताते हैं कि एक शख्स एक औरत से मोहब्बत करता था, लेकिन इस खातून को डर था कि अगर उस शख्स की बीवी को पता चल गया तो वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस खातून ने ललित को बुलाया और जिन्स की दोबारा तफवीज़ की सर्जरी के बारे में पूछा। जब ललित ने खातून से पूछा कि वो सर्जरी क्यों करवाना चाहती हैं, तो उनका कहना था कि सर्जरी के बाद वो मर्द बन जाएंगी और फिर अपने आशिक के साथ रह सकेंगी। ललित की ख्वाहिश है कि मुआशरा तीसरी सिन्फ के लोगों को इंसानियत की नज़र से देखे। वो कहते हैं कि हमारा मुआशरा ट्रांसजेंडर, तीसरी सिन्फ, लेफ्टिनेंट जनरल बीटी अफराद को गलत नज़र से देखता है। जब आप औरत को औरत के टूर और मर्द को एक मर्द के टूर पर देखते हैं, तो आपको राह चलते ट्रांसजेंडर को देखकर क्यों तजस्सुस महसूस होता है? आप ललित साल्वे के बारे में क्यों मतजस्सुस हैं? अगर कोई तीसरी सिन्फ वाला रास्ते पर चल रहा होता है तो आप उसे हेजड़ा क्यों कहते हैं? आप इसे एक इंसान के तौर पर देखें। जब ललित से उनके जिन्स की तब्दीली और वालिद बनने के सफ़र के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये एक तवील और मुश्किल सफ़र था। बहुत लड़ाई हुई, मैं चार दीवारी के अंदर रोना चाहता था, लेकिन ललित कहते हैं कि वो अब इस सब से आज़ाद हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। हुकूमत साजी के अमल में हमजा शहबाज कहीं नजर नहीं आए। इलेक्शन से पहले हमजा शहबाज शरीफ अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम तक महदूद रहे। लाहौर के हल्का नेशनल असेंबली 118 में इलेक्शन मुहिम के लिए 2 दफ़ा गए, लेकिन बेशतर बार अपने हल्के के कारकुनों को मॉडल टाउन सेक्रेटरीट बुलाकर खिताब किया। इस सारी सूरत हाल में वो सूबाई और कौमी असेंबली की दोनों नशस्तें कम मार्जिन से ही सही मगर जीतने में कामयाब हो गए। वी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने किसी दूसरे शहर में जाकर पार्टी की किसी इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं की। हत्ता कि हल्का नेशनल असेंबली 132 कसूर में अपने वालिद शहबाज शरीफ की हिदायत के बावजूद वहां जाकर रैली से खिताब करने नहीं गए। लीग ये ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के बाद पार्टी की पंजाब में सूरत हाल देखते हुए हमजा शहबाज मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। पार्टी की किसी मीटिंग में शामिल नहीं होते, हत्ता कि मरियम नवाज जब वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद हुए वो इन्हें मुबारकबाद देने भी जाती उम्रा नहीं गए। उस वक्त हुकूमत साजी पर कई इजलास शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में वाक़ घर और जाती उम्रा में नवाज शरीफ के घर हुए। हमजा शहबाज किसी इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगर माजी की बात की जाए तो PDM के क़याम के वक्त से हमजा शहबाज शरीफ हर इजलास में शरीक होते थे, लेकिन इस दफ़ा वो पार्टी की कारकर्दगी और ख़ानदान के रवैये से मायूस हो चुके हैं। एक इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज अपनी फैमिली के हमरा अमरीका या लंदन मुंतकिल होना चाहते हैं। इन्होंने इस बात का इजहार अपनी निजी महफिल में भी किया है। उस वक्त वो ख़ानदानी सियासत से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उसी वजह से वो कहीं किसी इजलास में नज़र नहीं आते। एक लीग ये रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मजीद बताया कि जब पार्लिमानी बोर्ड टिकटों की तकसीम के ज़िम्न में इंटरव्यू कर रहा था कि तो हमजा शहबाज ने एक दिन खड़े होकर कहा था कि पार्टी अपने मुखलिस वर्कर्स को नज़रअंदाज कर रही है। हमें टिकटें इन्हें देनी चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इन्हें ना दी जाएं जो सिफारिशी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ना हुई। इसकी एक मिसाल सैयद तौसीफ शाह हैं जो हमजा शहबाज के करीबी और वो पार्टी के वफादार भी हैं। इन्हें सिर्फ इस वजह से टिकट नहीं मिला क्योंकि वो हमजा शहबाज के करीबी हैं।